हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी जब उस औरत ने मुझे रोते हुए बद्दुआ दी कि मेरी शादी जिस लड़की से होगी वो एक बदकिरदार लड़की होगी और मेरी औलाद भी बेटी होगी और उसके साथ भी यही सब कुछ होगा। मैं बहुत डर गया। मैंने इस लड़की को माफी मांगने के लिए बहुत ढूंढा पर वो ना मिली। मैं उसकी बद्दुआ से डर कर शादी नहीं कर रहा था। जब अब्बा ने मरने से पहले जबरदस्ती मेरा निकाह गांव की सबसे बदनाम लड़की से करवा दिया। जहेज में वो अपने साथ अपनी बहन की पैदा की हुई बेटी को लाई। सबका कहना था कि वो किसी की नाजायज औलाद है, लेकिन मैंने जैसे ही उस बच्चे का चेहरा देखा तो जान निकल गई कि वो तो हूबहू। ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटा था और मस्जिद में सपारे पढ़ने जाता था। वहां पर दो मासूम लड़कियां भी सपारा पढ़ने आती थीं, जो सबसे अलग एक कोने में बैठती थीं और सबसे आखिर में अपना सबक सुनाती थीं। मुझे हमेशा उनको सबसे अलग अलग देखकर अजीब लगता। मेरा दिल चाहता कि मैं उनसे बात करूं, पर मस्जिद में उस्ताद की हिदायत थी कि कोई भी लड़का लड़की से बात न करे और मैं इसी कानून के मुताबिक बात नहीं करता था। पर कोई तो वजह थी कि सब बच्चे इन लड़कियों से दूर दूर रहते थे। मस्जिद में बाकी लड़कियां एक दूसरे से बातें करती, पर इनसे कोई लड़की भी बात न करती। मुझे उनके लिए बहुत दुख होता, पर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात की आदत हो गई और फिर इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जहां पर भी लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। एक दिन मैं क्लास में बैठा था कि वो दोनों बहनें भी स्कूल आईं। शायद आज उनका पहला दिन था। वो दोनों मस्जिद की तरह यहाँ भी डरी सहमी से थी और यहाँ पर भी सबका रवैया उनके साथ वैसा ही था। शायद सबको ही इनके बारे में पता था, सिर्फ मेरे अलावा कि वो कौन है और कहाँ से आती हैं। वो दोनों गांव के बाकी बच्चों से देखने में भी थोड़ी मुख्तलिफ लगती थी, जैसे शहरी बच्चों की तरह सलीका और साफ सुथरी। ना वो खुद भी किसी से ज्यादा मेल जोल रखती, बस मस्जिद में और स्कूल में बात सिर्फ उस्ताद से करती और पढ़ने के बाद चुपचाप चली जाती। मैं हर रोज ही उनकी ये बात ध्यान से देखता, पर एक दिन छुट्टी के बाद जैसे ही वो अपने घर की तरफ जाने लगी तो मैं जो रोज सोचता था कि वो कहाँ से आती हैं, आज उनके साथ साथ चलता रहा। क्योंकि इन दोनों के अलावा स्कूल के तमाम ही बच्चों को मैं जानता था। वो सब मेरे ही गाँव के थे। मैं चलता हुआ उनके घर तक उनके पीछे आ चुका था। उनका घर भी गाँव में ही था, पर बाकी सब घरों से अलग, सड़क के किनारे पर अकेला घर। वैसे तो सभी के घर एक दूसरे के आसपास ही थे, ये लोग क्यों सबसे अलग घर बना कर रहते थे? मेरे छोटे से दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, पर मैं दूर खड़ा सिर्फ इन दोनों को देख रहा था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई तो दरवाजे पर खड़ी उन दोनों की माँ ने मुझे दूर से इस घर की तरफ देखते हुए देखा तो इशारा करके मुझे पास बुला लिया कि बेटा कौन हो तुम, इधर आ जाओ। मैं जो शायद इसी इंतजार में था कि इनमें से कोई बात कर ले, इनके बुलाने पर दौड़ता हुआ उनके पास चला गया। वो मुझे घर के अंदर लेकर गईं। अपनी बेटियों की तरह उनकी अम्मी भी गांव की बाकी औरतों से बहुत अलग थीं। शायद वो पढ़ी लिखी खातून थी। बोलने का लहजा और उनके कपड़े वगैरह भी शहरियों जैसे थे। उन्होंने बहुत प्यार किया और मुझसे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। तो मैंने बताया कि मैं इन दोनों को रोज अकेला देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये दोनों कहाँ से आती हैं। इस बात पर वो खाली हंसती। फिर उन्होंने अपनी बेटियों के साथ मुझे खाना खिलाया और खुद नमाज पढ़ने गईं और मुझे बेटियों के साथ खेलने भेज दिया। मैं उनकी छोटी बेटी के साथ बहुत देर तक खेलता रहा, जो मेरी हम उम्र थी। वक्त का पता ही न चला और खाला ने आकर कहा, बेटा अब तुम घर जाओ, तुम्हारी अम्मी परेशान होती होंगी, कल उनको बताकर फिर आ जाना। मैं हंसकर बोला, खाला मेरी अम्मी तो है ही नहीं। सब कहते हैं वो मुझे पैदा करते ही अल्लाह मियाँ के पास चले गईं। खाला ने यह बात सुनते ही झट से मुझे गले लगा लिया और मेरा माथा चूमकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, अम्मी नहीं तो क्या खाला तो हैं, मैं भी तुम्हारी अम्मी जैसी ही हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि खाला इतनी प्यारी हैं तो माँ कितनी प्यारी होती होगी। इसके बाद मैं घर चला आया तो शुक्र किया अब्बा घर पर मौजूद नहीं थे, वरना आज मार पड़ती कि स्कूल से इतनी देर क्यों लौटा। इसके बाद मेरा रोज का यही मामूल होता। स्कूल से घर आता, अगर अब्बा ना होते तो मैं उसी घर खेलने चला जाता। मुझे अभी तक किसी ने भी इनके घर जाते नहीं देखा था। दिन इसी तरह गुजरते रहे। देखते ही देखते मैं खाला के घर का एक फर्द ही बन गया। वहीं खाना खाता पीता खेलता। मेरा घर भी अब्बा के अलावा कोई पूछने वाला नहीं था। वो भी ज्यादा वक्त घर से बाहर ही होते थे। इस तरह मेरी वीरान जिंदगी में भी रंग लग गए। थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं खाला के घर बेटी की तरह उनके काम भी आता। कभी सौदा ले आता, कभी कोई बल्ब पंखा या बिजली की कोई खराब चीज होती तो बिना कहे ही बनवा कर लाता। खाला और उनकी बेटियां भी मुझसे इतना अपनापन जताती कि कैसे बचपन गुजरा और जवानी आ गई पता ही नहीं चला। वक्त गुजरने के साथ मेरे अब्बा भी बूढ़े होते जा रहे थे।
वो ज्यादा वक्त घर पर ही रहने लगे। अब्बा के होते मैं घर छोड़कर नहीं जाता था, इसलिए अब खाला के घर भी रोजाना नहीं जा पाता। हर हफ्ते या 4 दिन बाद जब भी जाता वो लोग बहुत खुश होते और ऐसे इंतजार करते होते जैसे मैं घर का कोई फर्द हूँ। जब भी मैं खाला से पूछता कि आपके और रिश्तेदार कहाँ हैं, आप इस तरह अकेली क्यों रहती हैं और आपके यहाँ गांव से कोई क्यों नहीं आता जाता, तो वो खामोश हो जाती, कुछ भी न बोल पाती। ज्यादा जोर देना मैं मुनासिब न समझता, इसलिए वो बात रह जाती। मुझे कभी उनके सबसे अलग थलग रहने का पता न चल सका। खाला की बड़ी बेटी बहुत ही संजीदा किस्म की थी। वो अब मुझसे ज्यादा बातचीत न करती, पर छोटी जो मेरी हम उम्र थी और हम तकरीबन सारा ही बचपन साथ खेलकर बड़े हुए थे, मैं जब भी कुछ दिन देर करके उनके घर जाता तो मुझसे लड़ पड़ती कि कहाँ रह गए थे इतने दिन, क्यों नहीं आए। पता भी है अम्मा कितनी परेशान हो जाती हैं जब तुम नहीं आते, तो पर मुझे लगता कि खाला से ज्यादा वो ही पागल परेशान हो जाती है मेरे लिए, और परेशान भी क्यों ना होती, इतने सालों का साथ था हमारा। और मुझे भी उसकी ये बेतकल्फी बहुत अच्छी लगती। थोड़ी नादान थी पर बहुत मासूम भी थी। अब्बा की तबीयत की वजह से मैं जो हफ्ते हफ्ते न जाता था, अब की बात पूरा महीना गुजर चुका था। अब्बा मुसलसल बीमार थे, घर से बाहर तक नहीं निकले थे। उनकी जगह खेतों का काम भी देखना होता था और फिर वापस आकर घर का भी, क्योंकि कोई औरत थी ही नहीं घर में जो घर संभालती और अब्बा को देखती। आज खेत से आने में थोड़ी देर हो गई थी। घर आया तो अब्बा के साथ मेरी बड़ी पुप्पो बैठी थी। देखकर दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि पुप्पो अपने बेटों के साथ दूसरे गांव रहती थी और काफी उम्र रसीदा थी, और फिर गांव में सवारी की भी कोई खास सहूलत नहीं थी, तो सालों बाद ही मिलना होता था। अब्बा की तबीयत का सुनकर 2 दिन के लिए आई थी। मैं पुप्पो से मिला और हाल अहवाल के बाद खाने का पूछा तो उन्होंने बताया वो अपने साथ अब्बा और मेरे लिए खाना घर से बनवा कर लाई हैं। उन्होंने खाना मुझे पकड़ाते हुए कहा, बेटा बस ये बर्तन में निकाल लो, फिर साथ ही खाते हैं। मैं खाना निकालने गया तो पीछे पुप्पो अब्बा से शिकायत करने लगी कि मेरी बात मान ली होती, बीवी के मरने के बाद कर ली होती शादी, तो आज बाप बेटे ऐसे अकेले ना होते। घर में औरत होती तो कम से कम खाना तो पका लेती ना। पुप्पो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब आप आई हैं तो अब्बा की तबीयत जैसे ही थोड़ी ठीक होगी, साथ मिलकर अब्बा के लिए कोई रिश्ता तलाश कर ही लेंगे। मैं खाना उनके सामने चारपाई पर रखते हुए अब्बा के पास बैठ गया तो अब्बा ने प्यार से मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा कि अगर मैं शादी कर भी लेता तो कौन सा हमारे गांव की कोई औरत आकर मेरे बेटे को सगी माँ जैसा प्यार देती, बनती तो वो ही सतीली माना। मेरी सारी खुशियां मेरे बेटे पर कुर्बान आपा। अब की बार आई हो तो इसी के लिए रिश्ता देखती जाओ, अब तो मेरे घर में इसके बच्चों से रौनकें होंगी। इन दोनों की बातें सुनता मैं पानी लाने के लिए वहां से चला गया और पुप्पो अब्बा को न जाने कितने गांव वालियों के नाम बताती जा रही थी कि इन सबके घर में अच्छे अच्छे रिश्ते मौजूद हैं, अगर चाहो तो चलकर बात कर लें। मुझे खाला के हाथ चक्कर लगाए महीने से ऊपर गुजर चुका था। सोचा अब्बा के साथ पुप्पो होंगी, मैं जरा चक्कर लगा लूं। वहां पहुंचा तो वो लोग बेहद नाराज थे कि भूल ही गए। खाला फिर भी अब्बा की तबीयत का सुनकर मान गई कि चलो वक्त नहीं मिला होगा, पर उनकी छोटी बेटी निदा बहुत नाराज थी कि आप बस बचपन में ही अच्छे थे, कम से कम हर रोज आते तो थे, और बोली कि इससे तो अच्छा ही होता कि हम लोग बड़े ही ना होते, कम से कम सारा दिन साथ खेलते तो थे। और आपको तो पता है हमारा तो आपके अलावा कोई ना जान पहचान वाला कोई रिश्तेदार है, अब आप भी पराए होते जा रहे हैं। आज पहली बार उसकी बातें सुनकर मुझे ख्याल आया कि अगर मेरी शादी हो गई तो फिर शायद मैं इन लोगों के पास तो नहीं आ सकूंगा। फिर इधर ही बैठे बैठे मैंने सोच लिया कि क्यों ना मैं खाला की इसी बेटी से शादी कर लूं, क्योंकि जिस तरह मेरे घर न आने से वो उदास हो जाती थी, मुझे भी तो बचपन से ही उसे खुश देखने की आदत थी। भला मैं कैसे उसे उदास कर देता। न जाने कैसे मेरे दिल में हिम्मत आ गई। मैंने वहां बैठे बैठे ही खाला से कह दिया, खाला इस पागल का रिश्ता मुझे ही दे दें, मैं शादी करके इसको अपने घर ले जाऊं, फिर कोई शिकायत ही नहीं रहेगी कि इतने इतने दिन आते क्यों नहीं। मेरी ये बात सुनते ही उन सबकी आंखों में खुशी की चमक आ गई, जैसे उनकी कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो, क्योंकि मुझे बचपन से वो पसंद तो करती थी। खाला ने बहुत खुश होकर बोला, बेटा अगर तुम जैसा दामाद मिल जाए तो मुझे भला और क्या चाहिए, पर रिश्तों की बातें ऐसे नहीं होती। तुम अपने अब्बा से बात करो, अगर वो मानते हैं तो उनको ही बात करने के लिए लेकर आओ। बड़े अगर फैसला करें तो इसमें बरकत होती है। पता नहीं क्यों खाला के चेहरे से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें अब्बा की तरफ से इनकार का खदशा था। फिर खाला ने कहा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और उनके जाते ही निदा ने कहा, फैसल तुम्हारा बहुत शुक्रिया, जो मैं बचपन से चाहती थी आज तुमने वो बात कह दी। अब कभी मुझे छोड़ने की बात ना करना। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। वो बचपन से मुझे चाहती थी,
पर आज तक कुछ महसूस होने तक न दिया। पर यह भी हकीकत थी कि वो मुझे स्कूल के पहले दिन से बहुत पसंद थी। मैंने वादा किया कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना गांव की किसी भी लड़की से नहीं करूंगा। वो ये बात सुनकर जैसे आसमान में उड़ने लगी। इतनी खुशी इस तन्हा घर में मैंने पहली बार देखी थी। इतने में खाला चाय बना कर ले आई और मैं चाय पीकर वहां से चला आया। घर पहुंचा तो अब्बा और पुप्पो घर में नहीं थे। मैं अकेला बैठ गया उनका इंतजार करने लगा कि गांव के ही किसी रिश्तेदार से मिलने गए होंगे। मेरे ख्यालों में अवनिदा और खाला का वो खुशी से खिला हुआ चेहरा था, जो खुशी मेरी बात से उनको मिली थी। मैंने सोच लिया था कि अब्बा जैसे ही घर आएंगे उनसे बात करके मैं जल्द अज जल्द ये खुशी उन दोनों को दे दूंगा। और अब्बा जो पहले ही मेरी शादी की बात कर रहे थे, वो कितने खुश होंगे कि मैंने उनके लिए बहू ढूंढ ली है। मेरे दिमाग में ये बातें चल रही थी कि अब्बा और पुप्पो भी वापस आ गए। मैंने उन्हें सलाम किया और पूछा, कहाँ गए थे? मैं काफी देर से आप दोनों का घर में अकेला इंतजार कर रहा था। अब्बा से पहले पुप्पो बोल पड़ी कि बेटा जाना कहाँ है, तेरे लिए ही लड़की देखने गए थे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने फौरन चौंक कर पूछा, तो देख कर आए आप लोग? पुप्पो ने बेजारी दिखाते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बाप को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। तुम्हारे लिए न जाने वो कौन सी हूर परी लेकर आएगा अपने घर बहू के रूप में। मैंने दिल ही दिल में शुक्र किया और मौका हाथ से जाने न दिया। फौरन अब्बा को बोल दिया कि मैंने एक हूर परी देख ली है, बस आप मेरे साथ चलें और उसे अपनी बहू बना लें। अब्बा पहले तो बहुत खुश हुए और बोले, अरे भाई जल्दी बताओ कौन है वो? मैं वो आज ही तुम्हारी पुप्पी के साथ उनके घर बात करने जाऊंगा। मौका भी अच्छा है, वैसे भी आपा वापस जाने का सोच रही थी। मैंने ही रोक लिया कि ये रिश्तों की बातें औरतें ही करें तो अच्छा लगता है। मैंने अब्बा को बताया कि गांव से थोड़ा दूर सड़क के किनारे जो एक अकेला घर है, वहाँ जो शकीला खाला रहती है, उनकी बेटी है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझे बचपन से अच्छी लगती है। मेरी बात सुनते अब्बा और पुप्पो खामोश हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुझे समझ नहीं आया कि इस खामोशी की वजह क्या है, जबकि अब्बा को तो खुश होना चाहिए। मैंने उनका काम आसान कर दिया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद अब्बा बोले, बेटा बचपन की बात और थी, अब वो लड़की बड़ी हो गई होगी, न जाने कैसी हो, क्या पता अब तक उसकी शादी भी हो गई हो। कौन सा उसके घर कोई आता जाता है कि इनकी कोई खबर होगी। मैं झट से बोल पड़ा, अब्बा मैं जाता हूँ, उनकी शादी नहीं होगी। खाला शकीला और उनकी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छी हैं, वो बहुत नेक लोग हैं। मेरे मुंह से नेक लोग लफ्ज सुनते ही पुप्पो चला उठी, लो भाई अब गांव में यही नेक लोग रह गए हैं, जरा बताओ अपने बेटे को क्या हकीकत है इस खाला शकीला की। अब्बा ने सबसे पहले बहुत गुस्से में मुझे कहा कि तुम वहाँ क्यों जाते हो, और पहले मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम उन लोगों को कैसे जानते हो। अब मेरे दिमाग में वो सारे सवाल घूमने लगे जो बचपन में मैं सोचता था कि वो लोग इस तरह अकेले सबसे अलग थलग क्यों रहते हैं। शायद आज मुझे इन सारे सवालात के जवाब मिलने वाले थे। मुझसे मजीद रहा ना गया और मैंने फौरन बाबा से पूछा, अब्बा पुप्पो के कहने का क्या मतलब है? क्या है खाला शकीला की हकीकत? मेहरबानी करके आप मुझे जल्दी से बताएं। अब्बा ने मुझे तहम्मुल से चारपाई पर बैठाया और बताना शुरू किया कि बेटी शकीला हमारे गांव की औरत नहीं है, ना ही गांव वालों का इसके साथ कोई ताल्लुक है। अगर कोई भी इससे ताल्लुक बनाना चाहेगा तो इस गांव के लोग उसको भी अपनी बरादरी से निकाल देंगे। अब मेरे दिमाग में उठने वाले सवाल मुझे और भी बेचैन कर रहे थे। मैंने जोर से पूछा, क्यों अब्बा, ऐसी कौन सी बात है आखिर? वो बोले, 25 साल पहले हमारे गांव में सबसे पहले हमारा ही एक रिश्तेदार हाजी खलीफा हज करने गया। गांव के लोग बहुत खुश थे कि ये सारे गांव के लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। अल्लाह ने हमारे गांव के बंदे को हज करने की तौफीक दी है। जब वो हज करके वापस आया तो पूरे गांव में खुशियां मनाई गईं कि हाजी खलीफा वापस आ गया है। इसके बाद हाजी खलीफा इस गांव का मुअज़्ज़ज़ बंदा बन गया, क्योंकि इसके अलावा गांव में कोई भी हाजी नहीं था और वो था भी इतना ही नेक और सादा इंसान। पर एक दफा जब हाजी खलीफा किसी काम से शहर गया तो बहुत दिनों तक वापस न आया। गांव वालों को इसका बहुत ही इंतजार था कि न जाने कहाँ रह गया, क्योंकि दुआ और दम करवाने सब उसी के पास जाते थे। एक दिन वो वापस आया तो उसके साथ ये शकीला भी थी। वो शादी करके आया था। शकीला इतनी खूबसूरत थी कि सब गांव वालों को रश्क होता कि खलीफा बड़ा खुश नसीब है, उसे इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी शहरी बेगम मिल गई। और उसने शकीला की हकीकत किसी को भी न बताई कि वो उसे कहाँ और कैसे मिल गई, क्योंकि खलीफा कमसूरत गांव का अनपढ़ बंदा था, जिससे शकीला जैसी पढ़ी लिखी शहरी बीवी मिलना तो मुश्किल बात थी। इस गांव के तो जिम्मेदार को भी शहरी लड़की न मिल सकती थी। खलीफा तो फिर भी आम सा बंदा था। अब्बा की बातें मेरे दिल को चीर रही थी और अभी तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, इसलिए खामोशी से बात की तह तक पहुंचने के लिए गौर से अब्बा की तरफ आंखें फाड़े देख रहा था।
अब्बा ने मजीद बताया कि आखिर गांव में बात निकली कि हाजी खलीफा ने शहर में हुसन की बाजार की एक बदनाम हसीना से शादी की है। और ये बात जब गांव वालों ने इससे पूछी तो उसने मान लिया कि ये सच है। फिर सब गांव वालों ने मिलकर इसको बड़ा तंग किया कि इस गंद को गांव से निकाल फेंको, पर वो इस बात के लिए राजी ना हुआ और बीवी को लेकर गांव से दूर सड़क के किनारे घर बना लिया, जहां अब भी वो लोग रह रहे हैं। और शादी के कुछ ही सालों बाद हाजी खलीफा तो फोत हो गया, मगर उसकी बीवी वहीं रह गई जहां उसका शौहर उसे छोड़ गया था। तब से अब तक गांव का कोई भी बड़ा या बच्चा वहां जाना अपने लिए मायूब समझता है। मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया कि तू भी वहां जा सकता है। घर में कोई औरत भी नहीं थी जो शायद तेरे वहां जाने का मुझे बता सकती, पर अब तेरा वहां जाना बंद है, कभी मत जाना। अब्बा अपना फैसला सुनाकर वहां से उठकर चले गए। फूफा भी तोबा तोबा पड़ती अपना सामान बांधने लगी। मैं चुपचाप बुद्ध बना घंटों इन लोगों के बारे में सोचता रहा और आखिरकार मेरे दिल ने भी यही फैसला किया कि मैं इनको इतने मुश्किल हालात में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी माँ को तो कभी नहीं देखा था, मैं तो यही सोचता था कि मेरी जन्नत खाला के कदमों तले है। अगले दिन अब्बा फुफ्फो को दूसरे गांव अपने घर छोड़ने गए हुए थे। मैं अकेला था, सीधा खाला के घर गया और उनसे बोला, खाला आपको मुझ पर यकीन है ना? वो मुस्कुरा कर बोली, बेटा ये भी कोई पूछने की बात है, तुमसे बढ़कर भला मेरा कौन है? मैंने कहा, तो फिर मुझे निकाह की इजाजत दे दें। मैं वादा करता हूँ पहले निकाह कर लूँ, फिर निदा को इज्जत से अपने घर लेकर जाऊंगा। फिर खाला और निदा को मैं मस्जिद लेकर गया और उसके साथ निकाह कर लिया। निदा अब शरई तौर पर मेरी बीवी बन चुकी थी, पर यह बात मेरे और 2 गवाहों और एक मस्जिद के इमाम साहब के अलावा कोई नहीं जानता था। अब्बा अगले 2 दिन पुप्पो के गाँव ही रहे और मैं अपनी दुल्हन के साथ खाला के घर में रहा। तीसरे दिन अब्बा के वापस आने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। अब्बा ने आते ही सबसे पहले यही पूछा कि वहां तो नहीं गए थे ना? मैं अभी उनके गुस्से से बचने की खातिर कहा कि नहीं। अब उनको तसल्ली हो गई और जिंदगी मामूल पर आ गई। अब मैं खेतों पर जाते वक्त पहले अपनी बीवी के घर जाता और वापसी पर भी मिलकर ही आता। वो रोज कहती, अब्बा को मना लो। मैं उसे यकीन दिलाता कि कुछ वक्त में मना लूंगा। देखते ही देखते शादी को 1 साल गुजर गया। मेरी बीवी शादी के कुछ ही माह में हामला हो चुकी थी। खाला रोज कहती कि इसे अपने घर ले जाओ, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ये भी मेरी तरह अपनी औलाद के साथ अकेली न रह जाए, पर मैं यकीन दिलाता कि ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एक दिन निदा की तबीयत खराब हो गई और खाला उसको गांव के सरकारी अस्पताल लेकर गई। लोगों ने उसका बड़ा पेट देखा तो शोर मच गया कि शकीला की बेटी बिना शादी के हामला हो गई है। तो सारे लोग इनके दुश्मन बन गए। मुझे अभी तक इस बात का पता नहीं था। मस्जिद के इमाम साहब दौड़ते हुए अब्बा के पास आए और उनको हमारे निकाह का बताया। अब्बा बहुत परेशान हो गए। मुझसे पूछा तो मैंने मान लिया कि यही सच है। अब्बा ने मुझे कहा कि मैं गांव वालों के सामने ये बात मानने से इनकार कर दूं, पर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। फिर मैं खाला के घर पहुंचा। वहां खाला और निदा इतनी परेशान हो चुकी थी, मैं उन्हें कोई तसल्ली भी ना दे सका और मेरे पीछे अब्बा भी वहां तक आ गए। अब्बा बहुत गुस्से में थे। आते ही अब्बा ने मुझे कहा, तलाक दे दो इस लड़की को, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता था? वो हामला थी और उसकी तबीयत भी इतनी खराब थी। मैं उससे बात किए बगैर ही अब्बा के साथ घर चला आया। घर पहुंचे तो हमारे घर में गांव के लोगों का हजूम जमा हो गया। सब लोगों का यही मुतालबा था कि या तो हम ये गांव छोड़कर चले जाएं या फिर इस लड़की से ताल्लुक ख़त्म कर दें। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी शादी से इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। अब्बा मुझसे मुखातिब हुए और बोले कि मैंने तुम्हारी खातिर अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दी और शादी तक नहीं की, ताकि सौतेली माँ कहीं मुझसे तुम्हें जुदा न कर दे, और आज तुम मुझे एक लड़की से भी कम दर्जा दे रहे हो। मैंने अकेले मर्द होकर तुम्हें माँ और बाप दोनों की तरह पाला, इसका सिला मुझे ये दे रहे हो कि सारे गांव वालों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रहने दी। बाबा की बातें तीर की तरह मेरा कलेजा काटने लगी। सारे गांव वाले मुझे तरह तरह की बातें सुना रहे थे। कोई कह रहा था कितना जालिम बेटा है, इसे बाप की हालत पर रहम नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि अब तो इसका बाप ये सदमा नहीं सह सकेगा, ऐसा लगता है कि ये भी अपनी बीवी की तरह मर जाएगा। इन सारे अल्फाज ने मुझे पागल कर दिया था कि मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार न रख सका। लोगों ने इतना दबाव डाला कि जाओ इस लड़की को जवाब दे दो, बाप से बढ़कर तो कोई नहीं होता। मैं बातों के इस दरिया के बीच ऐसा फंसा कि मुझे एक किनारा लेना ही पड़ा और मजबूर होकर मैं खाला के घर पहुंचा। निदा से कोई बात तक न की। उसकी माँ से कहा कि आज के बाद मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। निदा मेरी आवाज़ सुनकर चीखती हुई बाहर आई, बहुत मिन्नतें करने लगी, मेरे पैरों में बैठ गई, पर मुझ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे याद था तो सिर्फ बाबा और गांव वालों की बातें। मैंने उसे खींचकर अपने पैरों से अलग किया और वापस आने लगा। मैंने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। काश मैं उससे शादी ही ना करता।
मैं जा रहा था, पीछे से वो मुझे बहुत बद्दुआएं दे रही थी कि तुमने मुझे बदनाम कर दिया। मैं इस बच्चे को क्या बताऊंगी, तुम्हारा बाप कितना कमसर्फ था। अल्लाह करे तुम्हारी शादी भी किसी बदनाम लड़की से होगी और तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। वो बोलती रही और मैं चला गया। घर पहुंचा तो बाबा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लोगों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें गांव के सरकारी अस्पताल लेकर गए थे। मैं भागता हुआ बाबा के पास पहुंचा। उनकी हालत बहुत खराब थी। मैंने जल्दी जल्दी से इंतजाम किया और उन्हें शहर लेकर गया, जहां बाबा का इलाज शुरू हुआ और उनका बहुत बड़ा दिल का ऑपरेशन करवाना पड़ा। अब्बा पूरे 1 महीने तक अस्पताल में दाखिल रहे और मैं भी उनके साथ रहा, पर मेरा सारा ख्याल गांव में अपनी बीवी की तरफ था। 1 महीने बाद अब्बा की तबीयत थोड़ी संभली तो मुझे ख्याल आया कि मैं जाकर अपनी बीवी और बच्चे को देखाऊं। अब तक तो बच्चा भी पैदा हो चुका होगा, मगर मैं गांव पहुंचा तो वहां पर उनका कोई नामो निशान तक नहीं था। खाला अपनी दोनों बेटियों के साथ न जाने गांव छोड़कर कहां चली गई थी। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे लोगों से भी पूछा, मगर उनका किसी को कोई भी पता नहीं था। मैं अपनी गलती पर जोरों की तार रोने लगा कि इतना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। वो मजबूर औरतें न जाने कहां ठोकरें खाती फिर रही होंगी। मैंने तो उन्हें घर से भी दरबदर कर दिया था। मजबूर होकर मैं वापस अब्बा के पास पहुंचा और उन्हें भी अपने साथ गाँव लेकर आया। यहाँ दिल के ऑपरेशन के बाद अब्बा अक्सर ही बीमार रहने लगे और मेरी जिंदगी का मकसद बस उनकी खिदमत ही रह गया था। अब्बा ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। वो हर रोज मुझे कहते कि शादी कर लो, फिर मेरा दिल नहीं मानता था। मुझे डर लगता था अगर मैंने शादी कर ली तो निदा की बद्दुआएं असर कर जाएंगी और मेरे घर में ही वही होगा जो मैंने उनके साथ किया था। इस वाक़े के बाद अब्बा 2 साल तक ही जिंदा रह सके, पर उनकी जिंदगी के जब आखिरी दिन चल रहे थे तो उन्हें मेरी फिक्र होने लगी। एक दिन अपने पास बैठाकर अब्बा ने वादा किया कि वो जहाँ शादी करवाएंगे मैं हाँ कर दूंगा। मैंने अब अब्बा की लाचारी को देखकर हाँ कह दिया और अब्बा ने मेरा निकाह एक अनजान लड़की से करवा दिया। मुझे कुछ पता नहीं था कि वो कौन है, बस मैंने निकाह के लिए हाँ कर दी थी। अभी वो लड़की शायद शहर की थी और अब्बा को किसी नेक इंसान ने मेरी शादी उस लड़की के साथ करने का मशवरा दिया था। इस सब के पीछे अब्बा की क्या मसलहत थी मुझे समझ न आई, पर अब्बा ने हमारा निकाह ही करवाया था कि जल्द ही अब्बा इस दुनिया से चले गए और दुल्हन को घर लेकर आने की मुझे वसीयत करके गए। मुझे गांव के किसी बंदे ने बताया कि वो लड़की शहर की बहुत बदनाम लड़की है और वो अपने साथ अपनी बहन की एक नाजायज औलाद बेटी भी ला रही है। मुझे झट से निदा की बद्दुआएं याद आ गईं। मैं चुप हो गया। ये सोचा ये तो होना ही था। मैंने जो किया वो मेरी तरफ लौट नहीं था। अब्बा के जाने का दुख कुछ कम हुआ तो मुझे उनकी दी हुई जिम्मेदारी पूरी करने का ख्याल आया। मैं मस्जिद के इमाम साहब को लेकर दुल्हन को लेने गया, क्योंकि ये रिश्ता इमाम साहब ने ही करवाया था। घर आए तो सच में ही वो अपने साथ एक बच्ची लाई थी। पूरा रास्ता मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। घर पहुंचे तो हमसे पहले ही कुछ रिश्तेदार औरतें जमा थीं। मैंने अभी तक दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था, पर किसी औरत ने बच्ची मेरी गोद में देते हुए कहा कि ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे अपनी बेटी ही समझना। जैसे ही इस बच्ची का चेहरा देखा तो जान निकल गई। वो तो हूबहू निदा जैसी थी, वो ही बड़ी बड़ी आंखें, वो ही मासूम चेहरा। मैं भागकर दुल्हन वाले कमरे में पहुंचा तो एक और क़यामत टूटी। दुल्हन की जगह निदा की बड़ी बहन महरीन बैठी थी और मेरी शादी उसी के साथ हुई थी। मुझे समझ ना आया अब्बा ने जाते जाते मेरी शादी इस लड़की की बड़ी बहन से क्यों करवाई जिसको वो ठुकरा चुके थे। फिर महरीन ने मुझे सारी बात बताई कि अब्बा ने खाला से माफ़ी मांगी थी और निदा को इसकी बेटी समेत अपने घर लाना चाहते थे, पर अफसोस निदा इन सब हादसों से इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि बेटी को जन्म देते ही वो फोत हो गई। फिर अब्बा ने खाला शकीला से उनकी बेड़ी बेटी को अपने घर की बहू बनाने की बात की तो खाला का दिल तो नहीं माना, पर बच्ची को अपने असल बाप का साया मिल जाए इसलिए खाला की अपनी बेटियां भी बाप के साय से महरूम रही थीं। इसलिए उन्होंने कड़वा घूंट पी लिया और मुझे एक बार फिर अपनी दूसरी बेटी के लिए कबूल किया। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।